नमस्कार मित्रों, आप सभी जानते हैं हम एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम पे आधारित टॉपिक्स उठा रहे हैं और उन पे बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रश्नोत्तरी भी चल रही है। तो उसके अंतर्गत इकाई 8 में जो अभी काव्यशास्त्र है, जो एमपीपीएससी का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत इकाई 8 में काव्यशास्त्र चल रहा है। उसके अंतर्गत ही हम रस निष्पत्ति और साधारणीकरण पर बात करेंगे। इससे पहले भारतीय काव्यशास्त्र की अवधारणा, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस संप्रदाय और रस का स्वरूप हो चुका है। अब हम रस निष्पत्ति और साधारणीकरण पर बात करते हैं। बिना समय व्यर्थ किए प्रारंभ करते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं। ये डिटेल्ड वीडियो है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ें, उतना ही अच्छा है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। रस के विषय में विस्तृत विवेचना सर्वप्रथम भरत मुनि ने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में की थी। संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा में काव्यास्वाद को ही रस कहा गया है। संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा में काव्यास्वाद को ही रस कहा गया है। रस को लोकोत्तर, चमत्कार, प्राण और ब्रह्मानंद सहोदर रूप भी कहा गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि काव्य को पढ़ने और नाटक को देखने से प्राप्त होने वाला आनंद सामान्य नहीं होता, उसमें कुछ अलौकिकता होती है। यह लौकिक प्रमाण का विषय नहीं बन सकता और ना ही उसे कहकर बताया या समझाया जा सकता है। वैसे तो रस किसी भी पदार्थ का सार तत्व है, लेकिन साहित्य का रस उसके सौंदर्य और आनंद दोनों को बताता है। रस संप्रदाय को सर्वोपरि मानने वाले संस्कृत आचार्य तो काव्य में रस की महत्ता को सर्वोपरि बताते ही हैं। अन्य संप्रदायों के प्रवर्तक और समर्थक भी रस के महत्व से इनकार नहीं करते हैं। भरत मुनि द्वारा रस नाम दिए जाने के पीछे उसके आस्वाद्यत्व की भूमिका है। वे कहते हैं, जिस प्रकार नाना भांति के व्यंजनों से संस्कृत परिष्कृत अन्न को खाने वाले पुरुष रसों का आस्वादन करते हैं तथा हर्षादि को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों और अभिनय द्वारा व्यक्त किए गए वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनय से युक्त स्थायी भाव का सहृदय प्रेक्षक आस्वाद करते हैं और हर्षादि को प्राप्त करते हैं। भोजन का स्वाद रसना अर्थात जिह्वा द्वारा ग्रहण किया जाता है, जबकि काव्यास्वाद सहृदय के मन को मिलता है। यद्यपि काव्यास्वाद प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझने के क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुसंदर्भित व्याख्या को ध्यान में रखना आवश्यक है। उसमें उन्होंने कहा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। इसमें अभिनय के 3 अंग भी बताए हैं, वाचिक, आंगिक और सात्विक। ये तीनों याद रखिएगा। अब हम रस निष्पत्ति का आशय और प्रक्रिया समझ लेते हैं। भरत मुनि का सूत्र है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। इसका अर्थ है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, जिसे संचारी भाव भी कहा जाता है, के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के अनुसार रस नाटक का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि रस के बिना नाटक का कोई अर्थ स्थापित नहीं होता। ना तो विभाव आदि का अस्तित्व होगा, ना ही वह बोधगम्य हो सकेंगे। वे उदाहरण के साथ अपनी बात समझाते हैं कि जिस प्रकार नाना व्यंजनों, औषधियों और द्रव्यों के संयोग से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना भावों के संयोग से नाट्य रस की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार गुड़ आदि द्रव्यों, व्यंजनों और औषधियों के षाड्वादी रस बनते हैं, उसी प्रकार अनेक भावों से मिलकर स्थायी भाव भी रसत्व को प्राप्त होते हैं।
यहाँ पर फिर से महत्वपूर्ण पंक्ति ये बार बार पढ़ी जा रही है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग आदि रस निष्पत्ति। रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है? व्यभिचारी, अनुभाव, विभाव, 3 भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसी प्रकार आगे पढ़ते हैं। यह समझने वाली बात है कि रस निष्पत्ति कहाँ होती? कवि निबद्ध पात्रों में, अभिनय करने वाले अभिनेता में, अथवा सहृदय में। ये 4 प्रकार की चीज़ें उन्होंने विवेचना करने का प्रयास किया जाएगा कि कहाँ कहाँ रस की निष्पत्ति होती है। रस निष्पत्ति के व्याख्याकार आचार्यों ने इस विषय पर चर्चा की है और इनमें से किसी एक में और रस निष्पत्ति का निरूपण किया है। भरत मुनि के इस सूत्र को बीज शब्द हैं संयोग और निष्पत्ति। भरत मुनि द्वारा व्यवहृत इन दोनों शब्दों का वास्तविक अर्थ तक पहुंचाने के प्रयास विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए। इन विद्वानों के सिद्धांत और व्याख्याएं दरअसल विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से होने वाली रस निष्पत्ति क्या है, यह कैसे होती है तथा किस में होती है, इसकी ही खोज है। तो आगे जो 4 वाद दिए गए हैं रस निष्पत्ति से संबंधित, उन पर हम बात करेंगे। उनमें भट्ट, लोलट, शंकुक, अभिनव गुप्त और भुक्तिवाद जो है उनके किनका है? भट्ट नायक का है। उस पर हम बात करेंगे। तो हम भट्ट लोलट के उत्पत्तिवाद से प्रारंभ करते हैं। भट्ट लोलट भरत मुनि के रस निष्पत्ति के सूत्र के पहले व्याख्याता हैं। भरत मुनि ने तो कह दिया कि भाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, लेकिन उस पर टिप्पणी, उसकी व्याख्या किस प्रकार 4 विद्वानों ने की, उस पर हम बात करेंगे। भट्ट लोलट भरत मुनि के रस निष्पत्ति के सूत्र के पहले व्याख्याता हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि पहले व्याख्याता कौन है? तो भट्ट लोलट हैं। अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ अभिनव भारती में उनके द्वारा प्रतिपादित मत का उल्लेख किया है। भट्ट लोलट ने यहाँ संयोग शब्द का अर्थ संबंध और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? संयोग से उन्होंने जोड़ा है किसको? संबंध को, और निष्पत्ति को जोड़ा है उत्पत्ति से। तो उत्पत्तिवाद में निकला है उस पर। निष्पत्ति को जोड़ा है उत्पत्ति से। तो अतः इनका जो वाद है उत्पत्तिवाद कहलाता है। निष्पत्ति को उन्होंने उत्पत्ति से जोड़ दिया, इसलिए उत्पत्तिवाद कहा गया। इनके मतानुसार रस की उत्पत्ति मूल पात्र में होती है। विभाव आदि का पात्रगत स्थायी भाव से संयोग होने पर पात्रगत स्थायी भाव परिपूर्ण होता है। यह परिपुष्ट स्थायी भाव ही रस है। उपचित स्थायी भाव रस है। अनुपचित स्थायी भाव रस से भिन्न स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव और रस का भेदक तत्व उपचिति है। स्थायी भाव और रस का भेदक तत्व उपचिति है। रस वस्तुतः रामादि अनुकार्य पात्रों में रहता है और अनुसंधान के बल से वह नट में प्रतीत होता है। इन्होंने क्या कहा है कि जो पात्र के अंदर जो उस नाटक में जो मुख्य पात्र का किरदार निभा रहा है, उसके अंदर रस की उत्पत्ति होती है और वह अनुसंधान के दम पर, अनुसंधान के बल पर नट में प्रतीत होता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अभिनय करने वाला राम की वेशभूषा में, जिसे हम साधारण बोलचाल में राम बनना कहते हैं, मंच पर आता है। दर्शक मंच पर उपस्थित इस राम पर रामत्व का आरोप करता है, अर्थात उसे ही राम मान लेता है। यह मानना या प्रतीति ही दर्शक द्वारा रस के आस्वाद का माध्यम बनती है। भट्ट लोलट के मतानुसार रस मूल पात्र में स्थित होता है। यह फिर से बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसे पूछा जा सकता है भट्ट लोलट के अनुसार रस का कहाँ पर स्थित होता है? तो रस मूल पात्र में स्थित होता है। विभाव का स्थायी भाव से संयोग होने पर रस निष्पत्ति होती है। अतः विभाव और स्थायी भाव में उत्पादक और उत्पादिका संबंध होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्पत्तिवाद में भट्ट लोलट ने कौन सा वाद दिया है? उत्पत्तिवाद दिया है। और उनके विभाव और
विभाव और स्थायी भाव में किस प्रकार का संबंध होता है? तो उत्पादक और उत्पाद्य का संबंध होता है। अर्थात विभाव उत्पन्न करने वाले तथा रस उत्पन्न हुआ की स्थिति में होते हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव से रस की पुष्टि होती है, इसलिए व्यभिचारी भाव और रस में पोषक पोष्य का संबंध है। अर्थात व्यभिचारी भाव पोषण करते हैं, जिसका पोषण किया जाता है वह रस है। अनुभाव तथा स्थायी भाव में कार्य कारण का संबंध है। अनुभाव और स्थायी भाव में कार्य कारण का संबंध है। अनुभाव रूपी कारण से स्थायी भाव रस रूपी कार्य में परिणत होता है। अनुभाव रूपी कारण से स्थायी भाव रस रूपी कार्य में परिणत होता है। भट्ट-लोलट के मत की सीमा विद्वानों द्वारा यह बताई जाती है कि वह मूल पात्र में रस की निष्पत्ति की बात करते हैं, किंतु यह स्पष्ट नहीं कर पाते कि मूल पात्र वास्तविक राम सीता हैं या कवि निबद्ध राम सीता। बहुत बड़ा अंतर बताया है विद्वानों ने कि मूल पात्र जो उसको निभा रहे हैं उनमें हैं या जो कवि द्वारा निबद्ध राम सीता हैं वो हैं, उनके अंदर हुआ है। ये अंतर नहीं बता पाए हमारे भट्ट-लोलट। इसी से जुड़ा प्रश्न है कि यदि पात्र ऐतिहासिक न होकर काल्पनिक हो तो रस की निष्पत्ति कहाँ होगी? प्रतीति से सहृदय को आनंद किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? यह था उत्पत्तिवाद। अब हम शंकुक का अनुमितिवाद पर बात करेंगे। भरत मुनि के सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक हैं। इन्होंने अपनी व्याख्या के दो नए शब्दों का प्रयोग किया है, अनुकृति और अनुमिति। सामान्यतः इनके सिद्धांत को समझने के क्रम में निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति से लिया गया है। जैसे निष्पत्ति का अर्थ भट्ट-लोलट में उत्पत्ति से लिया था तो उत्पत्तिवाद हो गया था वो, ऐसे ही निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति लिया है तो यह अनुमितिवाद कहलाया है शंकुक का। तथा संयोग से तात्पर्य है अनुमाप्य और अनुमापक। वहाँ पर उत्पाद्य और उत्पादक का संयोग हो रहा था, यहाँ पर अनुमाप्य और अनुमापक का संयोग हो रहा है। विभाव आदि अनुमापक और रस अनुमाप्य हैं। वे भी भट्ट-लोलट के समान ही रस की निष्पत्ति स्थिति मूल पात्र में मानते हैं। यहाँ भी उन्होंने मूल पात्र में ही रस की स्थिति मानी है। नट अथवा अभिनेता उसका अनुकरण करता है। शंकुक के मत में अभिनय तत्व का विशेष महत्व है। इनकी स्थापना के अनुसार नट अभिनेता मूल पात्रों को अपने अभिनय कौशल द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि दर्शक उसमें ही मूल पात्रों का अनुमान कर लेता है। भट्ट-लोलट के यहाँ दर्शक अभिनेता पर मूल पात्रों का आरोप करता था। शंकुक के यहाँ दर्शक अभिनेता में मूल पात्रों का अनुमान करता है। अंतर बताया है उन्होंने। भट्ट-लोलट के यहाँ दर्शक अभिनेता पर मूल पात्रों का आरोप करता था। शंकुक के यहाँ अभिनेता मूल पात्रों का अनुमान करता है। ये बहुत अच्छा अंतर बताया है। भट्ट-लोलट में आरोप करता था, किसमें? मूल पात्रों पर। कौन? दर्शक। और शंकुक में दर्शक अभिनेता में मूल पात्रों का अनुमान करता है। शंकुक इस अनुमान को चित्र तुरंग न्याय के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। चित्र तुरंग न्याय की व्याख्या किसने की है, किसने दिया है? भागते हुए अश्व के चित्र को देखकर यह जानते हुए भी कि यह चित्र है, देखने वाले की प्रतिक्रिया होती है कि वह अश्व भाग रहा है। इसी प्रकार रंगमंच के समुचित वातावरण में अभिनेता का अभिनय कौशल दर्शकों को मूल पात्रों की अनुमति कराने में सक्षम होता है। यद्यपि मूल पात्रों की नट द्वारा अनुकृति के मेल आधार पर स्थापित इस व्याख्या के संबंध में कुछ विद्वान इसे अनुकृतिवाद कहना उचित समझते हैं। कुछ विद्वानों ने अनुमितिवाद को अनुकृतिवाद भी कहा है। इसमें प्रश्न बनता है कि अनुमितिवाद को हम और किस नाम से जानते हैं? तो अनुकृतिवाद। क्योंकि अनुमिति अनुमान दरअसल दर्शक या भावक द्वारा घटित हो रही है। इस अनुमिति से उसे आनंद की प्राप्ति हो रही है, अतः अनुमिति आस्वाद का साधन है, अनुकृति का नहीं। शंकुक के मत पर जो प्रश्न उठाए जाते हैं उनमें से प्रमुख यह है कि मात्र अनुमान से आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। रस यदि अनुकरण रूप है तो यह अनुकरण किसकी दृष्टि से होता है? दर्शक, नट अथवा विवेचक की दृष्टि से। यहाँ भी कुछ सवाल उठ गए हैं कि अनुमान करने से किस प्रकार की अनुभूति किस में हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, यह वे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब अगला जो वाद है वो भट्ट नायक का भोगवाद है, जो कि भुक्तिवाद भी कहलाता है।
भरत मुनि के रस निष्पत्ति सिद्धांत के तीसरे व्याख्याकार भट्ट नायक हैं। इनकी व्याख्या रस निष्पत्ति के सिद्धांत को एक नया कोण देती है। उनके मतानुसार रस की ना तो उत्पत्ति होती है, ना प्रतीति, ना ही अभिव्यक्ति। उन्होंने क्या कहा है? ना तो उत्पत्ति होती है, ना प्रतीति होती है, ना अभिव्यक्ति होती है, रस की भुक्ति होती है, अर्थात रस का भोग किया जाता है। इसीलिए भुक्तिवाद या भोगवाद कहा गया है। भट्ट नायक का भोगवाद। भट्ट नायक के मतानुसार निष्पत्ति का अर्थ हुआ भावित होना, अर्थात अथवा भाविति। विभाव आदि के साथ संयोग होने पर स्थायी भाव भावित होकर रस के रूप में परिणत होता है। संयोग से तात्पर्य है भावक और भाव्य का संबंध। यहाँ पर भावक और भाव्य का संबंध होता है संयोग में, और विभाव आदि भावक हैं, स्थायी भाव भाव्य हैं। अपने मत का प्रतिपादन करने के क्रम में भट्ट नायक 3 काव्य व्यापारों की व्यवस्था देते हैं: अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। भावकत्व, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व यह किसने दिया है? तो हम भट्ट नायक को याद करेंगे, भट्ट नायक का प्रश्न में उत्तर देंगे। भट्ट नायक द्वारा प्रस्तुत अभिधा व्यापार विशिष्ट है। भावकत्व और भोजकत्व अभिधा से अलग शब्द शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि अभिधा व्यापार के ही भाग हैं। रस निष्पत्ति के लिए अनिवार्य पृष्ठभूमि बनाने के कारण भावकत्व व्यापार सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी व्यापार के द्वारा काव्यगत अभिधा विलक्षण हो जाती है। वाच्यार्थ बोध के विषय में काव्य और शास्त्र में अभिधा शक्ति की भूमिका एक जैसी ही होती है, लेकिन काव्य में रस निष्पत्ति साध्य होने के कारण अर्थ में कल्पनात्मक स्तर पर ग्रहण और सामाजिकगत चित्तवृत्ति की उसके अनुसार ही परिणति की भी आवश्यकता होती है, जो शुद्ध अभिधा नहीं कर सकती। यही काम भट्ट नायक कल्पित विशिष्ट अभिधा व्यापार से संपन्न होता है। अभिधा के द्वारा दर्शक भावक को काव्य के शब्दार्थ इत्यादि का सामान्य बोध होता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि काव्य या नाटक में यह सीता है, यह राम है, यह जनक तनया और राम प्रिया सीता है, यह दशरथ तनय एवं सीता के पति राम है आदि का सामान्य बोध। भावकत्व के माध्यम से दर्शक कुछ समय के लिए अपनी निजता को विस्मृत कर देता है। इसी बिंदु पर विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। विभाव का साधारणीकरण कहाँ होता है? जहाँ पर अपने आप को, अपनी निजता को त्याग देता है दर्शक, वहाँ पर साधारणीकरण कहाँ होता है? भुक्तिवाद में। नाटक के आरंभ में दर्शक को अभिनेता के वैशिष्ट्य का भी बोध होता है और अपनी पृथकता और निजता का भी। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है, पात्रों का वैशिष्ट्य और दर्शक की इयत्ता दोनों विलयित होते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे में विलयमान हो जाते हैं। धीरे धीरे यहीं पर साधारणीकरण के द्वारा रस भावित होता है। भट्ट नायक के अनुसार साधारणीकृत स्थायी भाव रस नहीं है, बल्कि वह रस रूप में आस्वाद्य होने के योग्य हो जाता है। अर्थात भावकत्व व्यापार के द्वारा स्थायी भाव का साधारणीकरण होते ही रस निष्पत्ति नहीं हो जाती, बल्कि रस निष्पत्ति के लिए समुचित भूमिका तैयार हो जाती है। रस की भुक्ति इसी भाविति के बाद की प्रक्रिया है। इसी को भोजकत्व व्यापार के रूप में जाना जाता है। सहृदय दर्शक बाधा रहित चित्त द्वारा विभाव आदि द्वारा भावित रस का भोग करता है। रस का यह आस्वाद्य ब्रह्मा स्वाद के समान माना गया है। इस व्याख्या में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रस का स्थान दर्शक पाठक सहृदय का चित्त है। पूर्व के व्याख्याकार भट्ट, लोलट और शंकुक दोनों ही रस की अवस्थिति मूल पात्रों में बताते हैं, लेकिन भट्ट नायक के अनुसार रस की स्थिति सहृदय के चित्त में है और वही काव्य के भावकत्व और भोजकत्व की व्यापार की क्रिया भूमि है। पहले उन्होंने बताया था नट के अंदर, जो अभिनेता है उसके अंदर। किसने बताया था? भट्ट, लोलट और शंकुक ने। लेकिन जो भट्ट नायक हैं उन्होंने सहृदय के चित्त में इसको बताया है। भट्ट नायक के साधारणीकरण के सिद्धांत को तो परवर्ती आचार्यों ने खूब महत्व लिया,
खूब महत्व मिला, लेकिन अभिधा भावकत्व और भोजकत्व व्यापार का कोई शास्त्रीय आधार न होने का आक्षेप उनके प्रतिपादित सिद्धांत पर लगाया जाता रहा। मतलब इसमें भी थोड़ी कमी निकाल ली गई, और रही तो इसको पूरा किसने किया? अभिनवगुप्त ने किया। प्रश्न माना जाता है सबसे ज़्यादा कि रस की निष्पत्ति का सबसे उपयुक्त सिद्धांत कौन सा है? अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अब इसको कैसे समझा जाए, इसको हम पढ़ते हैं। रस निष्पत्ति के सिद्धांतकारों में अभिनवगुप्त का स्थान चौथा है। पहला था भट्टलोलक, फिर शंकुक हुए, फिर भट्टनायक हुए, अब हुए अभिनवगुप्त। वे अपने पूर्ववर्ती व्याख्याकारों के मतों का परीक्षण करके अपने मत की स्थापना करते हैं। उन्होंने भरत मुनि को पढ़ा, फिर उसके ऊपर की गई 3 टिप्पणियाँ पढ़ी या सिद्धांत पढ़े उन्होंने, फिर उसके बाद में अपना सिद्धांत बताया उन्होंने। इनके द्वारा लिखे गए 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन। क्योंकि अभिनवगुप्त जो हैं ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक भी हैं। अभिनवगुप्त के अनुसार सहृदय को रस की अभिव्यक्ति होती है। ये निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति तथा संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध से करते हैं। उनका मत है कि पानी का संस्पर्श पाकर मिट्टी से सौंधी खुशबू निकलने लगती है। वह खुशबू कहीं से आती नहीं बल्कि मिट्टी में ही मौजूद होती है। बस पानी और वर्षा की बूंदें का योग उस खुशबू का संवाहक बनता है। ठीक उसी तरह से समाज के चित्त में स्थायी भाव रूप में रस पहले से ही मौजूद होता है, जो विभाव आदि के संपर्क से अभिव्यक्त होता है। विभाव आदि व्यंजक है और रस व्यंग्य है। कितना आसानी से समझा दिया उन्होंने कि सब सारे रस अपने जो सहृदय के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं, बस उन्हें उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। जो उत्प्रेरक होते हैं विभाव आदि होते हैं, और स्थायी भाव तो पहले ही से होते हैं। विभाव आदि के संपर्क में वह अभिव्यक्त हो जाता है, जहाँ रस विभाव आदि को व्यंजक और रस को व्यंग्य कहा जाता है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण व्यापार का एक अलौकिक तत्व बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। रसानुभव देश काल स्व पर व्यक्तिगत राग द्वेष की चेतना से मुक्त होने पर होता है। इसीलिए रस की अभिव्यक्ति लोकोत्तर आनंद से युक्त होती है। अभिज्ञान शाकुंतलम से उदाहरण देते हुए वे आखेटक दुष्यंत के भय से डरकर भागते मृग शावक का उदाहरण सामने रखते हैं, जिसे पढ़ते ही सहृदय को सबसे पहले उसके वाच्यार्थ का बोध होता है। लगभग उसी क्षण एक अन्य प्रतीति होती है, जो विशेष देशकाल और व्यक्ति निरपेक्ष प्रतीति होती है। यही प्रतीति रसात्मक व्यंग्यार्थ है। अभिनवगुप्त कहते हैं कि देशकालबद्ध विशिष्ट मृग शावक शकुंतला का स्नेह पात्र का भय भी विशिष्ट है, और दुष्यंत द्वारा एक स्थान विशेष में ऋषि के आश्रम में उसका पीछा किया जाना भी विशिष्ट है। लेकिन काव्य की विशेषताओं और नाटक में अभिनेता के कौशल से संपूर्ण प्रसंग का साधारणीकरण हो जाता है और सब कुछ देशकाल व्यक्ति संबंध से मुक्त हो जाता है। संबद्ध पात्रों और भावों के नियत संबंध विगलित हो जाते हैं और विभाव आदि के साक्षात्कार से सहृदय की चेतना भी राग द्वेष से मुक्त हो जाती है। अभिनवगुप्त के अनुसार कि रस की अभिव्यक्ति और उसकी भुक्ति में कोई अंतर नहीं होता, अभिव्यक्ति भोग रूप ही होती है। चारों आचार्यों ने भरत मुनि की रस निष्पत्ति के सिद्धांत का विश्लेषण अपने अपने तरीके से किया। अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मत का विश्लेषण करते हुए अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले अभिनव गुप्त को रस निष्पत्ति की व्याख्याकारों में खूब महत्व मिला। अभिनवगुप्त को रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में खूब महत्व मिला। रस निष्पत्ति के सिद्धांत पर हिंदी के विद्वानों की बीच में भी चर्चा परिचर्चा होती रही। साधारणीकरण का अभिप्राय अब हम पढ़ लेते हैं। साधारणीकरण, इसका अभिप्राय क्या है, ये इस पर हम प्रकाश डालेंगे। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को समझते हुए रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को समझते हुए आप साधारणीकरण शब्द से परिचित हो चुके हैं। आपने किसी दृश्य विधा
नाटक, धारावाहिक, फिल्म इत्यादि को देखते हुए कुछ लोगों को रोते हुए देखा होगा। इसी तरह दुष्ट को दंडित करते हुए नायक द्वारा मारपीट के दृश्यों में दर्शकों की तनी मुट्ठियाँ या कभी ना कभी जरूर देखी होंगी। बड़े संघर्ष के बाद मिले बिछड़े हुए माँ बेटे का और जमाने की बाधाओं को दूर करते हुए प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलना ही गहरे संतोष का विषय कभी न कभी जरूर बना होगा। गहरे संघर्ष की हताशा दृश्य ही नहीं, पाठ्य सामग्री के रूप में भी गहरा प्रभाव छोड़ती है। साहित्य का अध्ययन करने वाला कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो निराला की राम की शक्ति की पूजा कविता में गहरी हताशा के क्षणों में राम की इस मनःस्थिति से विचलित न हुआ है। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। सिद्धांत के रूप में साधारणीकरण पर हम चर्चा करेंगे। पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह प्रक्रिया क्या है। आप कोई नाटक देख रहे हैं, कोई पाठ्य सामग्री पढ़ रहे हैं, पहले आप में यह बोध होता है कि आप नाटक देख रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं। यहाँ अभिनेता है जो राम का अभिनय कर रहा है अथवा यह कवि द्वारा चित्रित पात्र है। नाटक की प्रस्तुति और कविता के भाव में डूबते हुए धीरे धीरे आप भूलने लगते हैं कि आप नाटक देख रहे हैं या कविता पढ़ रहे हैं। अभिनेता और चरित्र भी बीच से हट जाते हैं। एक बिंदु वह आता है जहां आप अपने उनके सुख में सुखी और दुख में दुखी होने लगते हैं। डूबकर देखते या पढ़ते हुए सब कुछ भूलकर नाटक के पात्र के साथ जीने लगना ही साधारणीकरण होता है। सब डूबकर देखते हुए पढ़ते हुए सब कुछ भूलकर नाटक के पात्र के साथ जीने लगना ही साधारणीकरण होता है। जब हम कोई पिक्चर या फिल्म देखते हैं तो हम धीरे धीरे उसके पात्रों के साथ चलने लगते हैं, उनके पात्रों के साथ सोचने लगते हैं और कई बार जब वो वैसी प्रतिक्रिया करते हैं तो हमारे मन में भी प्रतिक्रिया वैसी ही होने लगती है। या वो उदास होते हैं तो हम भी उदास हो जाते हैं, या तो वो गुस्से में होते हैं तो हमें भी कई बार गुस्सा आ जाता है। तो यही साधारणीकरण की क्रिया है। पात्र या चरित्र की विशिष्टता का लोप हो जाता है और दर्शक या पाठक भी मैं या और ममेतर, मैं मेरा और मेरा नहीं से मुक्त हो जाता है। दरअसल इसी दशा में रस का अलौकिक आनंद भी प्राप्त होता है। साधारणीकरण के संबंध में विभिन्न मत जो है वो क्या क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। साधारणीकरण की अवधारणा का पहली बार प्रयोग रस निष्पत्ति के व्याख्याकार भट्टनायक के यहाँ मिलता है। यही वह अवधारणा है जिसके माध्यम से रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में सहृदय अर्थात दर्शक पाठक केंद्र में आया। भट्टलोलट और शंकुक के यहाँ वह आरोप और अनुमति के माध्यम से ही रस का भी ग्रहण करता रहा। साधारणीकरण के सिद्धांत ने दर्शक अथवा पाठक को एक तरह से कृति में भागीदारी दी। भट्टनायक ने विभव आदि के साधारणीकरण की बात कही। यह साधारणीकरण ही उनके भावकत्व व्यापार का मूल है। उनके मतानुसार काव्य का वैशिष्ट्य यही है कि वह एक विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से विशिष्ट विभव आदि को उनके विशिष्ट संबंधों से मुक्त कर उनका साधारणीकरण कर देता है। भट्टनायक के अनुसार काव्य का एक विशेष लक्षण दोष रहित और गुणालंकार सहित होना है। इस लक्षण के कारण काव्य में विभाव आदि का साधारणीकरण कर देने की एक विशेष क्षमता आ जाती है जो काव्येतर शब्दार्थ में नहीं होती। विभाव आदि के वैशिष्ट्य से मुक्ति की प्रक्रिया अधूरी होगी यदि सामाजिक उनके प्रति मम और ममेतर के भाव से मुक्त नहीं होगा। विभाव आदि की विशिष्टता का लोप और सामाजिक का उनका साधारणीकृत रूप निरपेक्ष भाव से ग्रहण कर पाना भी आवश्यक है। साधारणीकरण किसका होता है और किस प्रकार से होता है, इस पर विभिन्न विद्वानों ने विचार व्यक्त किया है। आचार्य अभिनव गुप्त ने क्या विचार व्यक्त किए हैं इस पर हम बात करेंगे। भट्टनायक के भावकत्व व्यापार से असहमति रखते हुए भी अभिनव गुप्त उनके साधारणीकरण के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। उनके भावकत्व व्यापार से तो वे असहमत थे लेकिन उनके साधारणीकरण के सिद्धांत से सहमत थे। उनके अनुसार साधारणीकरण विभाव आदि का ही नहीं होता, स्थायी भाव का भी होता है। स्थायी भाव का साधारणीकरण विभावों द्वारा होता है। इनके मत के अनुसार रसास्वादन व्यंजना व्यापार से ही संभव है। व्यंजना व्यापार काव्यार्थ को कल्पना द्वारा ग्रहण करने
योग्य बनाते हुए उसे साधारणीकृत कर देता है। इनके मत के अनुसार, किसके मत के अनुसार? आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वादन व्यंजना व्यापार से ही संभव है। जो व्यंग्य और व्यंजक जो उन्होंने वाद दिया था, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, उसमें व्यंग्य और व्यंजक शब्द आए थे, इसलिए व्यंजना व्यापार से ही वह संभव है। व्यंजना व्यापार काव्यार्थ को कल्पना द्वारा ग्रहण करने योग्य बनाते हुए उसे साधारणीकृत कर देता है, जिससे वह आस्वाद के योग्य बन जाता है। साधारणीकरण के लिए इन तीन का होना जरूरी है: विभावादि आलंबन, आश्रय व्यभिचारी भाव और अनुभाव, सहृदय की चेतना और सहृदय के चित्त में वासना रूप में मौजूद स्थायी भाव। अभिनव गुप्त के अनुसार क्या क्या जरूरी है? विभाव आदि आलंबन, आश्रय व्यभिचारी भाव और अनुभाव, सहृदय की चेतना तथा सहृदय के चित्त में वासना रूप में मौजूद स्थायी भाव। अभिनव गुप्त के अनुसार सामान्यतः किसी वस्तु विशेष के प्रति सामाजिक का मनोभाव तीन प्रकार का हो सकता है। कोई वस्तु या तो उसे पसंद होगी, नापसंद होगी या फिर उदासीनता का भाव होगा। इस प्रकार वस्तु के प्रति उसका स्वकीय भाव होगा अथवा शत्रु भाव होगा या फिर तटस्थ भाव होगा। रस की प्रतीति में ये तीनों स्थितियां नहीं हो सकती। विभाव आदि के प्रति सामाजिक का स्वकीय भाव नहीं होता, वहाँ मित्र और शत्रु भाव भी नहीं होता, ना ही तटस्थ भाव होता है, तब भी सामाजिक रसास्वाद कर पाता है। लोक में ऐसा नहीं है, इसलिए अभिनव गुप्त विभाव आदि के स्वरूप को लोकोत्तर मानते हैं और विभाव आदि का सामाजिक से संबंध भी लोकोत्तर होता है। अभिनव गुप्त अभिज्ञान शाकुंतलम के एक श्लोक का उदाहरण देते हुए उसको स्पष्ट करते हैं कि आश्रय मृग शावक और आलंबन दुष्यंत दोनों के साधारणीकृत होने से आश्रय का स्थायी भाव भी देशकाल व्यक्ति के संबंध से मुक्त हो जाता है। इस स्थिति में भय को किसी इकाई से संबद्ध नहीं किया जा सकता। सामाजिक को यह प्रतीति नहीं होती कि यह भय मेरा है, मैं भयभीत हूँ, अथवा भागता हुआ मृगशावक विशेष भयभीत है। भय उस मृग विशेष का है अथवा किसी शत्रु मित्र तटस्थ का है। दरअसल वे यह मानते हैं कि साधारणीकरण विभाव आदि से पूरी तरह से संबंधहीनता की स्थिति नहीं है। सहृदय का संबंध विभाव आदि से रहता है, लेकिन वह साधारण संबंध रहता है। वे स्पष्ट करते हैं कि रस प्रतीति में सामाजिक की आत्मा न अत्यंत तिरस्कृत होता है, न विशेष रूप से उल्लिखित। इसका अर्थ यही है कि रस प्रतीति में सहृदय न तो सर्वथा तटस्थ रहता है, न ही व्यक्ति संबद्ध। तन्मयता प्राप्त करने की क्षमता सामाजिक में सहृदयता से आती है। स्थायी भाव के साधारणीकरण से अभिप्राय देश काल के बंधन और व्यक्ति संसर्ग से मुक्ति है। इसका अर्थ इन्होंने बताया है कि स्थायी भाव के साधारणीकरण से अभिप्राय देश काल के बंधन और व्यक्ति संसर्ग से मुक्ति है। दृश्य अथवा काव्य में ऐसी शक्ति होती है कि वह सहृदय को कब, कहाँ और कैसे किनके बीच में है यह भुलाकर प्रस्तुति में डुबा सकता है। निश्चय ही यह शक्ति सभी दृश्य और काव्य में नहीं होती। अभिनव गुप्त साहित्य के विविध रूपों में साधारणीकरण की भिन्न भिन्न सामर्थ्य पर भी विचार करते हैं, यानी नाटक, दृश्य विधा और पाठ्य विधा, काव्य और कथा सहृदय को अलग अलग तरीके और अलग अलग मात्रा में प्रभावित करने की सामर्थ्य रखते हैं। यह बहुत स्वाभाविक है कि साधारणीकरण की सामर्थ्य दृश्य विधा में सर्वाधिक होती है। यह प्रश्न बन सकता है, साधारणीकरण की सामर्थ्य सबसे अधिक कहाँ पर होती है? वह दृश्य विधा में होती है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है यह। अभिनव गुप्त के यहाँ सामूहिक साधारणीकरण की परिकल्पना भी है, जहाँ सिर्फ एक सहृदय भाव मुक्त नहीं होता बल्कि समस्त दर्शक समूह कृति का आस्वादन करते हैं। नाट्यायोजन के संबंध में दर्शक का एक विशिष्ट विधि से आचरण करते हैं। दृश्य विधा को समूह के साथ रंगमंच अथवा थिएटर देखने का अलग मनोविज्ञान होता है। अभिनव गुप्त तो यहाँ तक कहते हैं कि निरूपित आस्वादन विधि के अनुसार नाट्य दर्शन से आहृदय
जो सहृदय न हो प्रेक्षक भी सहृदय बन जाते हैं और उसका रसास्वादन करने लगते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साधारणीकरण के बारे में क्या कहा है? साधारणीकरण के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए आचार्यों में आचार्य विश्वनाथ का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने साधारणीकरण पर विचार करते हुए अभिनवगुप्त की स्थापनाओं का समर्थन किया है। उनके विवेचन इस प्रकार है। आचार्य विश्वनाथ रामादि मूल पात्रों से हृदयगत प्रेम इत्यादि भाव पूज्य भाव होने के कारण सहृदय के लिए आस्वाद कैसे बनते हैं, और जैसे प्रश्नों के प्रत्युत्तर में आश्रय के साथ प्रमाता के अभेद का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। उन्होंने साधारणीकरण का परिणाम प्रमाता अर्थात सहृदय और आश्रय में अभेद स्थापना माना। अभेद स्थापना के अनंतर रसास्वाद की दशा को स्थापित किया। सामाजिक का यह अभेद संबंध केवल लौकिक पात्रों के साथ ही नहीं बल्कि समुद्र लंघन जैसे मुश्किल कार्य के लिए लोकोत्तर उत्साह से संपन्न हनुमान जैसे अलौकिक पात्रों के साथ भी स्थापित हो जाता है। अलौकिक पात्र हनुमान आदि के साथ साधारणीकृत होने की अवस्था में अर्थात मानसिक रूप से अभेद होने के कारण सहृदय में भी वैसे ही उत्साह भाव संचरित होने लगता है जिसकी परिणति रस में होती है। वे विभावन के अलौकिक व्यापार को ही साधारणीकरण स्वीकार करते हैं। विश्वनाथ के अनुसार विभावन के अलौकिक व्यापार को ही साधारणीकरण कहा जाता है। रस प्रक्रिया में काव्य वर्णित विभाव आदि तथा स्थायी भाव भी विभावन व्यापार के समग्र प्रभाव से अपने अपने वैशिष्ट का तिरोभाव कर साधारण रूप से प्रतीत होते हैं। रसास्वाद के समय विभाव आदि द्वारा मम अथवा ममेतर मेरा या मेरा नहीं, अन्य के अथवा अन्य के नहीं जैसे संबंध का विशेष का स्वीकार या अस्वीकार नहीं होता है। इसी प्रकार रति आदि स्थायी भाव साधारण रूप से प्रतीत होते हैं, अर्थात यद्यपि सहृदय के मन में आश्रय जैसे भाव बचते हैं परंतु वह उसका अपना विशिष्ट भाव नहीं रहता बल्कि व्यक्ति संबंधों से मुक्त साधारणीकृत भाव अर्थात रस होता है। इस क्रम में विभाव आदि भी देश काल से मुक्त होकर साधारण हो जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ अभिनवगुप्त के सामूहिक रसोस्वाद के सिद्धांत से भी सहमत नहीं दिखाई देते। उन्होंने सभी सामाजिकों में समान वासना की अनिवार्यता से इनकार किया है। सभी लोग एक साथ नहीं सोचते हैं, उनका कहना सीधा सीधा ये है। और जब एक समान वासना सभी सहृदय में नहीं होगी तो रसास्वाद भी सबके एक जैसा नहीं होगा। सही बोल रहे हैं विश्वनाथ जी। आपको पता है कोई व्यक्ति किसी एक पात्र को दूसरे प्रकार से देखता है और कोई दूसरे प्रकार से देखता है। कई बार अच्छे व्यक्ति को भी बुरे भाव से देखने लग जाता है और बुरे व्यक्ति को भी अच्छे भाव से देखने लग जाता है। ज़रूरी नहीं है यह हर व्यक्ति उस जगह पर देखने वाला पढ़ने वाला सोचे। अगला जो विद्वान है पंडित राज जगन्नाथ। साधारणीकरण इस पर विचार करने वाले अगले आचार्य हैं पंडित राज जगन्नाथ। इनका सिद्धांत कुछ नवीनता लिए हुए है। वे भट्टनायक अभिनवगुप्त इत्यादि के साधारणीकरण के सिद्धांत को नहीं मानते, जबकि आचार्य विश्वनाथ के आश्रय के प्रमाता के साथ अभेद सिद्धांत से उनकी सहमति है। वे साधारणीकरण के स्थान पर दोष विशेष के कारण प्रमाता का आश्रय के साथ अभेद मानते हुए रसास्वाद की प्रक्रिया की पूर्णता का सिद्धांत देते हैं। यह प्रश्न बहुधा उठता है कि विशिष्ट पात्र जैसे दुष्यंत और शकुंतला इत्यादि का प्रेम साधारण दर्शक और पाठक के रसास्वाद का विषय किस प्रकार बन सकता है। पंडित राज जगन्नाथ काव्यास्वाद की प्रक्रिया को श्रव्य और दृश्य दोनों काव्यों के संदर्भ में विवेचित करते हैं। उनका मत है, आपको याद रखना पड़ेगा ये, कि कौन से विद्वान श्रव्य और दृश्य काव्यों के आधार पर काव्यास्वाद की प्रक्रिया को विवेचित करते हैं। पूछा जा सकता है, नेट में तो पूछा जा सकता है। उनका मत है कि श्रव्य काव्य में कवि के द्वारा और दृश्य के काव्य में नट के द्वारा विभाव आदि का प्रकाशन होता है। उनका मत है कि श्रव्य काव्य में कवि के द्वारा और दृश्य काव्य में नट के द्वारा विभाव आदि का प्रकाशन होता है। इसके पश्चात व्यंजना व्यापार से सहृदय के चित्त में एक विशेष प्रकार की भावना का उदय होता है, जिसे पंडित राज श्लोकोत्तर भावना कहते हैं। इस भावना के उदय होने से सहृदय अपने को दुष्यंत समझने लगता है। इस स्थिति में उसे अपने को शकुंतला का प्रेमी समझने में कोई बाधा नहीं होती है। किस भावना में? श्लोकोत्तर भावना, जिसमें क्या होता है, पश्चात इसके व्यंजना व्यापार से
सहृदय के चित्त में एक विशेष प्रकार की भावना का उदय होता है, जिससे वह खुद को दुष्यंत समझता है। इसे श्लोकोत्तर भावना कहते हैं। इस स्थिति में उसे अपने को शकुंतला का प्रेमी समझने में कोई बाधा नहीं होती। भावना रूपी दोष के कारण कल्पित दुष्यंतत्व से आच्छादित सहृदय में कल्पित शकुंतला विषयक रति भाव भी उत्पन्न होता है। पंडित राज के अनुसार सहृदय में प्रकाशित यही रति रस है। यह उसी प्रकार होता है जैसे दूर से देखने पर और चमक के प्रभाव से सीपी को चांदी के टुकड़ा समझ लिया जाता है। साधारणीकरण के सिद्धांत पर हिंदी के विद्वानों ने भी विचार किया है। आचार्य शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, बाबू डॉक्टर नगेंद्र जैसे विद्वानों ने भी साधारणीकरण पर व्यवस्थित रूप से विचार विमर्श किया है। सारांश यह है कि रस निष्पत्ति का सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद। रस निष्पत्ति जिसका अर्थ है विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और रस की निष्पत्ति कहाँ होती है तथा संयोग और निष्पत्ति शब्द में अर्थ क्या है, इस पर संस्कृत काव्यशास्त्र के 4 आचार्यों ने भिन्न भिन्न मत हमें अध्ययन किया है। संस्कृत काव्यशास्त्र के 4 आचार्यों के मत का संक्षेप तालिका से समझा जा सकता है। साधारणीकरण काव्य स्वाद की प्रक्रिया है जिससे साधारण असाधारण साधारण हो जाता है। ये बहुत अच्छी परिभाषा है, पूछी जा सकती है। साधारणीकरण काव्य स्वाद की प्रक्रिया है जिसमें असाधारण साधारण हो जाता है। पात्र की विशिष्टता का लोप हो जाता है और दर्शक या पाठक भी मैं और ममेतर से मुक्त हो जाता है। इसी दशा में रस का अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। अभिनव गुप्त विभाव आदि के साथ स्थायी भाव का भी साधारणीकरण मानते हैं। सहृदय का विभाव आदि के संबंध साधारण रहता है। स्थायी भाव से साधारणीकरण का अभिप्राय देश काल के बंधन और व्यक्ति संसर्ग से मुक्ति है। अभिनव गुप्त के यहाँ सामूहिक साधारणीकरण की भी परिकल्पना है। आचार्य विश्वनाथ साधारणीकरण के सिद्धांत में आश्रय के साथ प्रमाता का अभेद्य स्वीकार करते हैं। पंडित राज जगन्नाथ आश्रय के साथ प्रमाता का अभेद्य के सिद्धांत को दोष विशेष के साथ स्वीकार करते हैं। अवधारणात्मक शब्द देख लेते हैं। अनुसंधान समानता के कारण नटादि में रामत्व का आरोप। अनुमाप्य अनुमापक जिसका अनुमान किया जाए अर्थात रस जिसके द्वारा अनुमान किया जाए उसका अर्थात विभाव आदि। अनुकृति अनुकरण नकल। उत्पाद्य जिसका उत्पादन हो यहाँ तात्पर्य रस से है। उत्पादक जो उत्पादन करे वहाँ तात्पर्य विभाव आदि से है। कवि निबद्ध कवि द्वारा रचा गया। व्यंजक जिस शब्द के द्वारा व्यंजना शक्ति से अर्थ निकलता है उसे व्यंजक कहते हैं। व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे व्यंग कहते हैं। सहृदय तन्मय भाव से काव्य का स्वाद ग्रहण करने वाला। रस निष्पत्ति के प्रसंग में सुमनस प्रेक्षक प्रमाता सामाजिक आदि शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। काव्य अथवा नाटक का आस्वाद ग्रहण करने वाले पाठक और दर्शक का विशिष्टता का ये सभी शब्द अभिव्यक्ति देते हैं। विभाव आदि विभाव अनुभाव संचारी भाव प्रमाता दृष्टा को कहते हैं। यहाँ सहृदय से तात्पर्य है और नाटक का दृष्टा से है। साडव 6 स्वरों वाला राग होता है। यहाँ साडव का तात्पर्य 6 प्रकार के रस या स्वाद मधुर लवण तिक्त कटु कषाय या अम्ल से है। तो ये था हमारा रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। बताइएगा आपको कैसा लगा। इस अपेक्षाकृत काव्यशास्त्र में यह थोड़ा सरल वीडियो था। बहुत क्लिष्ट भाषा का उपयोग करते हैं संस्कृत आचार्य, उसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। आप बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।